नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो 3 बड़ी खबरें आज इस सुबह में दिखाई दे रही हैं। एक तरफ महामारी के बीच देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की नर्स हड़ताल पर आ गई हैं। छठे वेतनमान की मांग को लेकर करीब 4 से 5 हजार नर्सेज बेमियादी हड़ताल पर है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है। कल अनशन पर किसान बैठे थे। और तीसरा बड़ा अपडेट आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ में दौरे में शामिल होंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो एम्स से आ रही है, जहां पर 4 से 5 हजार नर्सेज बेमियादी हड़ताल पर चली गई हैं। नर्सेज की हड़ताल से मरीजों के इलाज पर असर हो रहा है। कोरोना काल में मरीज परेशान हैं, तीमारदार समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि नर्सेज की ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। ये वक्त हड़ताल का नहीं है, लेकिन यूनियन मांग पर अड़ी है। और इस बीच ये दो तस्वीरें बहुत अहम, क्योंकि आप देख रहे हैं एक तरफ यूनियन ने हड़ताल बुलाई है, 4000 नर्सेज की स्ट्राइक, और मरीजों का क्या हाल है आप इस वक्त अंदाजा लगाइए। क्योंकि एक तरफ कोरोना महामारी का दौर है, दूसरी तरफ जो बीमार वहां पहुंचे हैं उनके तीमारदार हैं। झड़प तक की तस्वीरें इस वक्त दिखाई दी, क्योंकि बदइंतजामी की एक तस्वीर वहां दिख रही है। अब ऐसे में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इलाज कैसे होगा, क्योंकि नर्सेज हड़ताल पर चली गई है। 4000 ये नंबर अपने आप में कितना बड़ा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ये अपील कर रहे हैं कि ये हड़ताल वापस लें, क्योंकि ये वक्त नहीं है हड़ताल का। और उनका कहना है कि ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। तो मौजूदा हालात को देखते हुए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ये अपील कर रहे हैं कि नर्सेज यूनियन हड़ताल वापस लें, क्योंकि ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं और कोरोना संक्रमण का ये दौर, ये वक्त नहीं है हड़ताल का। Unfortunately, in this time of the pandemic, the nurses union has gone on a strike. 2020 is also being declared by the WHO as the year of the nurse and the midwife. And this is because this year we celebrate the 200th birth anniversary of Florence Nightingale, the lady with the lamp. She also insisted that a real nurse would never abandon her patients. And I'm sure that even in COVID-19, a real nurse will really never abandon her patients or those healthcare workers who are now admitted in our hospital and looking for care. हमारी मांगे बहुत सिंपल सी हैं, जो एक बेसिक मांगे हैं, जो हमारा अधिकार है और जिसके लिए हमें बहुत टाइम से इन्होंने वंचित रखा है। ये हमारी जो डिमांड है बहुत पहले से है, जैसे 6 CPC का नॉर्मली थी और बहुत सारी बेसिक थिंग्स है जिसके लिए हम हमेशा से डिमांड करते आए। ये हमेशा हमें धक्का मुक्की करके या कुछ भी अश्योरेंस देके इन्होंने हमें शांत किया हुआ था और एक बार अश्योर भी कर दिया था कि हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट अभी इन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया है कि इनमें से हमें कुछ भी नहीं करने वाले। और ये जो इमरजेंसी में हमें करना पड़ा, ये हमारा जो नर्सिंग प्रोफेशन है इसको इतना लो कर रहे हैं कि बेसिक के थ्रू ये नए कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को ले रहे हैं, बजाय हमें पैसे देने के। नए लोगों को पैसा देने को तैयार है, बट हमें देने को तैयार नहीं है। तो इसी वजह से हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो भी हमारी मांगे हैं उसे बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पे पूरी की जाए, अदरवाइज ये हमारी इंडेफिनेट स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। जितेंद्र बहादुर सिंह आ गए इस वक्त और जानकारी के साथ। जितेंद्र, बेहद चिंताजनक हालात इस वक्त देश के सबसे बड़े अस्पताल में दिखाई दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण और उस पर नर्सेज की हड़ताल, क्या हालात है अभी वहां पर?
देखिए मीनाक्षी, यहाँ की जो स्थिति है, ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो एम्स का प्रशासनिक भवन है उसके सामने ये सारे लोग, आप देखिए जितने भी जो नर्सिंग स्टाफ है, करीब 4 से 5 हजार लोग हैं, ये सारे लोग आज अपने काम पर नहीं जा रहे हैं, जिसके चलते जो यहाँ की इमरजेंसी सेवाएं हैं, इसके अलावा जो कोविड वार्ड में मरीज भर्ती हैं, उन लोगों को काफी दिक्कतें इस वक्त हो रही हैं। वजह साफ तौर पर यह बताई जा रही है कि इन लोगों ने 23 मांगे रखी थी एम्स प्रशासन के सामने। हालांकि एम्स प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनकी मांगों को पर विचार किया जा रहा है और वो 22 मांगे इन लोगों ने मान लिया है एम्स प्रशासन की तरफ से। लेकिन जो यहाँ का यूनियन है, उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि अभी उनके पास ऐसा कोई भी लिखित आश्वासन नहीं आया है, जिसके चलते आज भी ये लोग यहाँ पर स्ट्राइक पर हैं और ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नर्सेज यहाँ पर हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमरजेंसी में आ रहे हैं, उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। आप लोग स्ट्राइक में, इससे काफी नुकसान भी हो रहा है लोगों का। एक्चुअली देखिए, हम लोग को जानबूझ कर नहीं आया, हमें खुद अच्छा ही लग रहा है कि आज हम स्ट्राइक का एक हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन एम्स प्रशासन जो है हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रही, गवर्नमेंट हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रही। देखिए कोविड का टाइम है, हमें भी पता है कि इस टाइम पे कंट्री जो है यहाँ पे हमें चाहती है, वी नर्सेज आर द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल एंड वी आर देयर फॉर द केयर ऑफ द पेशेंट। बट आप देखिए कि जो हमारी जो मांग है वो जेन्युइन है। ये 6 पे जो अनोमली 2006 में जो हमारा 6 पे कमीशन लगा था, उस टाइम पे अनोमली आई थी, तो जिसको कि इनको रेक्टिफाई करना था। अभी क्या है कि कुछ ये सबकी जो पे फिक्सेशन हैज बीन डन एंड इट हैज बीन क्रेडिटेड इनटू द अकाउंट ऑफ सम ऑफ द पीपल इन एम्स मतलब एम्स के जो कुछ कर्मचारी उनके अकाउंट में गया है, लेकिन उसको पता नहीं क्या एडमिनिस्ट्रेशन चाल खेली है कि उसको फिर से रोक दिया गया है। हम नर्सेज जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के कोविड ड्यूटीज कर रहे हैं, ठीक है। हमें खुद नहीं पता, क्योंकि हमें पता कि हमारा भी फैमिली मेंबर वहाँ होता है, हमारे जो पेशेंट्स है वो बहुत सफर कर रहे हैं। लेकिन ये कि हमारी डिमांड जो हुआ है, डायरेक्टर कह रहे हैं कि ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। प्रशासन का ये कहना है कि आपकी जो 23 एम्स डायरेक्टर की तरफ से कहा गया कि आप लोगों की जो 23 डिमांड थी, उसमें से 22 डिमांड को हम लोगों ने मान लिया है। उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर ये सारा कुछ देखो, एम्स प्रशासन कुछ और कहता है, गवर्नमेंट कुछ और कहती है, लेकिन जो एक्चुअल जो फिगर है दैट इज नॉट बीन शोन इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, ठीक है। तो ये है कि ये सब कुछ नहीं मानी गई है। 80-20 का जो रेशियो है वो भी एक्चुअली आई एम अ फीमेल नर्स एंड आई डू नॉट वांट कि जो भी 80-20 का जो रेशियो है उसको लिया जाए। ये हमारी डिमांड है। देखो, क्योंकि काफी हमारे जितेंद्र, जो आप बात कर रहे हैं उससे तो फिलहाल यही समझ में आ रहा है कि अभी नर्सेज जो हैं वो अपनी मांग पर अड़ी हुई हैं, लेकिन देखना ही होगा इसका समाधान किस तरह से अभी एम्स प्रशासन निकाल पाता है। हालांकि डायरेक्टर लगातार अपील कर रहे हैं कि आप काम पर वापस लौट आए। इस बीच आपको दूसरी बड़ी खबर की तरफ ले चलते हैं जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। 20वां दिन है किसान आंदोलन का और रास्ता निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। किसान संगठन आज नए सिरे से रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों से अपील की है कि वो कृषि कानून पहले समझें, जाने। सरकार उनके सुझावों पर गौर करने के लिए राजी है। सरकार किसी हाल में किसानों से नाइंसाफी नहीं करेगी। नितिन गडकरी का कहना है कि कुछ ताकतें किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। तो सरकार के बड़े मंत्री इस वक्त लगातार तीनों एक्ट को समझना चाहिए। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के लिए समर्पित है। जो भी नए सुझाव वो देंगे उसको स्वीकारने के लिए तैयार है और किसानों के साथ हमारी सरकार में कोई अन्याय नहीं होगा। हमने 6 साल में 6 बार भाव बढ़ाए, तो मुझे बताइए कि हम किसान के कहां विरोधी है। मैं तो कहता हूं 50 साल में जितने किसानों के हित में काम नहीं हुए उतने ये 6 साल में हमारी सरकार ने किए। सरकार के मंत्री लगातार किसानों से आंदोलन को वापस लेने की अपील कर रहे हैं, लेकिन मामला कृषि कानूनों की वापसी पर अटका हुआ है। दोनों ही पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मेरी बात तो ऐसी है कि जो तीनों कानून जो पास किए हैं, इसका कलम वाइज A1, 2, 3 ऐसा करके पूरी चर्चा किसानों ने करनी चाहिए। हमारे कृषि मंत्री उसके लिए तैयार है। मैं एक सिंपल बात आपको पूछता हूँ कि ये किसान ने अपना माल कहाँ बेचना, मंडी में बेचना या कहाँ बेचना, ये विवाद का विषय है। मुझे एक बात बताइए कि फार्मेसी के दुकान में जाकर आप दवाई खरीदते हो, दवाई की कीमत कौन तय करता है, दुकानदार या कंपनी? आप रेस्टोरेंट में जाते हो, चाय पानी नाश्ता भोजन करते हो, कीमत कौन तय करता है? होटल वाला। आप कपड़े और खरीदने के लिए जाते हो, कपड़े की कीमत वो तय करता है। किसानों के कोई उपज के भाव किसान नहीं तय करता। क्या ये ठीक है? There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them
with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि बात और चर्चाएं लगातार सिलसिलेवार न सिर्फ भारत सरकार के मंत्रियों बल्कि अधिकारियों के साथ भी महीनों तक चलती रही। जिन लोगों को ये भ्रम है कि ये कानून मात्र कुछ ही महीनों में ही सरकार लेकर आई, उनके लिए मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि साल 2001 से मतलब आज से 19 साल पहले ये कवायद शुरू हो गई थी भारत सरकार में कि किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म की जरूरत है। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार कुणाल मौजूद हैं। कुणाल, आप लगातार ये आंदोलन कवर कर रहे हैं, 20वां दिन है आज आंदोलन का और केंद्रीय मंत्री मैदान में है। रणनीति सरकार की दिखाई दे रही है कि वो अभी भी किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन गडकरी कह रहे हैं आप कानून ठीक से पढ़ें, उसे समझें और आपकी हर आशंका को दूर करने के लिए सरकार तैयार है। बिल्कुल, जिस तरीके से मंत्रियों का लगातार बयान आ रहा है, कल राजनाथ सिंह का आ रहा था, आज नितिन गडकरी ने बात की है। तमाम किसान हमारे साथ भी इस वक्त मौजूद हैं, अलग अलग संगठनों के हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि आपको कानून पढ़ने की जरूरत है, उसमें सारे सॉल्यूशन है, उस पर बात कीजिए। इन लोगों को कुछ नहीं मालूम, हम कोई बेवकूफ नहीं, अन्नदाता है, खेत में काम करने वाले हैं, यहाँ पड़े ये बहकारे हैं। जब कोई चीज आदमी लेना नहीं चाहता तो मान जाना चाहिए और उन्हें छोड़ना चाहिए, वापस करना चाहिए। इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। ये जिद उनको लेके बैठ जाएगी, वो अपने लिए बहुत कांटे बो रहे हैं जो कि उन्हें चुनने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो ये आज जो है मीनाक्षी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक मीटिंग भी है आज सिंगू बॉर्डर पर तकरीबन 1-2 बजे। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं कि क्या आज मीटिंग है? नितिन गडकरी कह रहे हैं क्या कि बातचीत करें, किसान पढ़ते नहीं है, आकर के आप बैठे। नहीं, हम तो बातचीत कर रहे हैं। जगह तो यही बताएंगे ना भाई, किसी के घर पे जाना, कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठाएगा, तो सरकार बताएगी। लेकिन बात यह है कि सॉल्यूशन की तरफ आप नहीं आ रहे हैं। तमाम कल राजनाथ सिंह जी ने, आज नितिन गडकरी ने अपनी तरफ से मैसेज दिया है, लेकिन आप क्या अपने रुख पर अड़े हुए हैं, आगे बात बढ़ नहीं रही है? हम रुख पर कहाँ अड़ रहे हैं हम तो यहाँ पर आने का अपनी बात कही उन्होंने कि हमारे बिल हैं वे वापसी कर लो, जो कानून बनाए नए कानून बना दो। यही तो हमने दो ही तो चीजें हैं हमारी। मामला अटक कहाँ रहा है? आपने आज बात भी सिंगू बॉर्डर पर करने की आप प्लान किया है, कहाँ पर, किस चीजों पर, क्या सरकार की बात पर? शुक्रिया कुणाल, फिलहाल इस जानकारी के लिए अपडेट्स आपसे देते रहेंगे आगे। आज की तीसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात से किसानों को संदेश दे सकते हैं। प्रधानमंत्री आज गुजरात में कच्छ दौरे पर जा रहे हैं। किसानों के आंदोलन के बीच ये दौरा अहम इसलिए क्योंकि वहां पर किसानों से मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री, ऐसी खबरें आ रही हैं। सिख किसानों को संवाद के लिए बुलाया गया है। पीएम मोदी कच्छ में 3 योजनाओं का भूमि पूजन करेंगे, जिसमें सबसे बड़े सोलर पार्क को लेकर योजना भी शामिल है। गोपी घांगर इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ कच्छ से, जहां प्रधानमंत्री का ये दौरा हो रहा है। जी गोपी, बताएं प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहेगा आज? बिल्कुल मीनाक्षी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री यहाँ पे 3 अलग अलग योजनाओं का भूमि पूजन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक और जहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वही जो कच्छ में बसे हुए सिख किसान है, करीब 5000 ऐसे किसान है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो सफेद रण पे जो किसानों का डेलीगेशन है, जो सिख किसानों का डेलीगेशन है, करीब 15 से 20 लोगों का, उनके साथ प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम है वो रहेगा। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जो रिन्यूएबल सोलर एनर्जी है, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल सोलर एनर्जी प्लांट है, जिसमें 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और खास करके जो कच्छ का रन है, खावड़ा का इलाका है, जहाँ पे जमीन के अलावा कुछ भी नहीं है, वहां पे ये पूरा प्लांट यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। तो वही डिसैलिनेशन प्लांट की भी आज भूमि पूजन किया जा रहा है। इसके जरिए करीब 10 करोड़ लीटर जो पानी है उसको, समुद्र के पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कच्छ के इलाकों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। आप तो नजर बनाए रखें, किसानों के साथ ही जुड़ी हुई जो आपके पास फिर हम लाइव अपडेट्स के लिए। और बात अब पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां पर हिंसा इससे जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर आज ममता सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करने वाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, हाल ही में जो दौरा हुआ था जेपी नड्डा का, उस दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी के शीशे टूटे, उनको चोट आई और इसके बाद भी बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या वहां पर हुई है, जिसे लेकर बीजेपी अब कानून व्यवस्था के मामले पर चुनाव आयोग से शिकायत करने वाली है।
इस बीच कैलाश विजयवर्गीय को बुलेट प्रूफ गाड़ी भी अब दी जा रही है, क्योंकि पिछली बार जब उनका दौरा था उनकी गाड़ी को चोट आई थी और हमला हुआ था, और वो तस्वीर उन्होंने सबके सामने रखी थी जिसमें बड़े बड़े पत्थर गाड़ी के अंदर दिखाई दिए थे। आरोप उन्होंने ये लगाया कि जिस दौरान ये हमला हुआ उस समय पुलिस ने काम नहीं किया। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। टीएमसी समर्थक मनोजित मंडल हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी से के शर्मा जी हमारे साथ आ गए हैं। के शर्मा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी को तो मिल गई है सुरक्षा, बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल गई है इस लिहाज से भी क्योंकि जिस तरह से वहां पर खतरा बना हुआ था उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, कितने नेताओं को सुरक्षा मिलेगी? नहीं, ये बड़ा प्रश्न ही है मीनाक्षी जी कि वहां पर जिस ढंग से राजनीतिक हत्याओं का दौर चल रहा है और जिस ढंग से कानून व्यवस्था पूरी तरह से उसका राजनीतिकरण हो चुका है, यह निश्चित तौर से बहुत चिंता का विषय, और इसको लेकर ही जो है हम काफी चिंतित हैं कि ऐसी जो है जहां पर अराजकता की स्थिति बन गई हो और जहां जो है जो सत्ता पक्ष है वो लोकतांत्रिक सारे मूल्यों को धरातल पर यानी अलग रखकर और वहां पर राजनीतिक हिंसा का जो है सहारा ले रही हो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को वहां बचाना, वहां जो है निष्पक्ष चुनाव कराना, ये वाकई जो है चिंता का विषय है। और इसी के कारण जो है अभी जब चुनाव आयोग की टीम वहां गई थी तो हमारी पार्टी ने इस बात के लिए वहां चिंता व्यक्त किया था और उनको सारी परिस्थितियों से अवगत भी कराया था कि यहाँ पर इस ढंग से राजनीतिक हिंसाएं हो रही हैं और इसका कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप इसके स्थानीय निकाय चुनाव में देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव में तो लोगों को यानी कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा कि जो है ऑनलाइन आप सबमिट कीजिए अपना उम्मीदवारी का पत्र, जो है वो नामांकन पत्र ऑनलाइन सबमिट करने का आदेश दिया कोर्ट ने। तो ये स्थिति बना देना ये तो बहुत ही लोकतंत्र के लिए मनोजित मंडल जो है चिंता का विषय। जो बात के शर्मा यहाँ पर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास अब शिकायत करने के लिए पहुंच रहे हैं, नेता चाहे बड़ा हो छोटा हो, जिंदगी की कीमत तो सबके लिए बराबर है और ऐसे में राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि बेशक राजनीतिक विचारधाराएं क्यों ना अलग हो, लेकिन कम से कम ऐसे हालात तो जमीन पर नहीं होने चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग के पास जाना एक रूटीन मामला है। ये सब पार्टियां जाती है, ये हम सबको पता है, ये हम जरूर मानते हैं। अगर कोई हिंसा का राजनीति हो रही है तो इसको बिल्कुल ये थमना चाहिए। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बीजेपी एक पार्टी जहां बंगाल में जो राज करने आ रही है, आप वो भी कुछ कम नहीं है। हर जगह जाके वो लोगों को भड़काते हैं, लोगों को उस्काते हैं। आप देखिए, अगर ये जो मामला इतना चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से, जब जेपी नड्डा के कन्वॉय पर जो हमला, हम ये बिल्कुल कंडेम करते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा, उसी कन्वॉय में करीब 50 से 60 तक गाड़ियां थी, उसमें एक क्रिमिनल भी थे। वो यहाँ का जो राज्यपाल है उनको ये पता, ये लगता है उन्होंने कहा कि उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, तो ये रिपोर्ट भी उनके पास होना चाहिए था कि उसी कन्वॉय में एक जेल से छूटे एक कैदी था जिसका नाम है राकेश सिंह, और एक किस तरह से लोगों को भड़का रहे थे। चलिए मनोजित मंडल, ये बात तो आप आज कह रहे हैं, ये बात तो आप आज कह रहे हैं कि उसमें कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति था, लेकिन जिस दिन हमला हुआ उसके कुछ ही चंद मिनटों के बाद ममता बनर्जी ने उस घटना को नौटंकी कह दिया था। सवाल इसलिए उठ रहे हैं, मंशा पर उठ रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये देखिए, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को समन जारी करके केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के सामने पेश होने के लिए कहा, नड्डा जी के काफिले पर जो हमला हुआ। लेकिन ममता बनर्जी ने उस समन को खारिज कर दिया। यानी अगर आपकी राजनीतिक विचारधाराएं अलग हैं, विरोधाभास है, तो देश का एक संघीय ढांचा है ना, वो संघीय ढांचा भी कॉम्प्रोमाइज होगा क्या? ठीक है, ये हम कह रहे हैं। संविधान क्या कहती है, आप पूरा पढ़ लीजिए। आर्टिकल 257 यह साफ साफ लिखे हैं, अगर इस तरह का कोई ऑर्डर आप दे सकोगे, दोनों, पहले बात सेंटर और स्टेट का पूरा एकदम जुरिस्डिक्शन तैयार किया गया है। सेंटर इस तरह का ऑर्डर इशू कर सकते हैं अगर बिल्कुल नेसेसरी हो। सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट तक उस हद तक जा सकते हैं, ये बिल्कुल अगर नेसेसरी हो। आप मेरे को ये बताओ, जब चीफ सेक्रेटरी खुद ने लेटर लिख के कहा कि हम एक्शन ले रहे हैं, 7-8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, हम पूरा सीरियस है इस मैटर के बारे में, या हमारा जो पर्सनल अपीयरेंस इसके हम मेरे को डिस्पेंस कर दो,
तो संविधान के ढांचा में आप बात कर रहे हो, फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, तो ये बीजेपी पूरा इसको भांग रही है। ये पूरा हम अभी नहीं मैडम जी, अभी नहीं, हम सालों से के शर्मा ठीक है इस पर जवाब देंगे। पैंडेमिक नहीं, और एक बात, ठीक है मनोज जी आपने बात रखी, के शर्मा इस पर जवाब देंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि अभी चुनाव में वक्त और उससे पहले जो तस्वीर इस वक्त जमीन पर दिखाई दे रही है, तो आगे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में ये रक्त रंजित राजनीति और जमीन किस दिशा में जा रही है। दे रहे हैं बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर आज ममता सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने वाली है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब जेपी नड्डा वहां पहुंचे थे और उस दौरान जिस तरह की घटना सामने आई, उसे लेकर जबरदस्त टकराव देखने को मिला पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच, और तमाम मंत्रियों ने इस पर स्टेटमेंट्स दिए थे। लेकिन इस बीच आप सुनिए कि जब ये टकराव बयानों में दिखाई दे रहा है, तो आने वाले चुनावों के मद्देनजर इसके क्या मायने हैं। कहती तो होता है या भाईपो कहते हैं तो होता है। सरकार के दो केंद्र बिंदु है, एक बहुत साफ छवि दिखाई देती है और एक भ्रष्टाचार से गले तक डूबा हुआ है। ममता जी की छवि बहुत साफ दिखाई दे रही, पर उनके भाईपो जो कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इस प्रदेश में कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है तो उनको कटमनी चाहिए। बंगाल में तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बंगाल में आम आदमी की जान सुरक्षित नहीं है। हमारे प्रतिदिन एक कार्यकर्ता की मौत हो रही है, और ये सब ममता जी के इशारे पर और भाईपो के इशारे पर। তোমার দলে যারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দিয়েছিল, আমাদের বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল, তারা তোমার দলের লোককে দিয়ে তুমি নাটক তৈরি করছো, তোমার দলের লোককে দিয়ে তুমি নাটক সাজাচ্ছ। টুইটারে ধরা পড়েছিল কে? ফেক টুইট করার জন্য তোমার আইটি কোম্পানি। ভুলে যেও না, ডোন্ট ফরগেট অল দিস। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त। के शर्मा जी सीधे आपका रुख अब करेंगे। ये आरोप टीएमसी के ऊपर से लगातार आपके ऊपर लग रहा है कि जिस तरह के दौरे आपके वहां हो रहे हैं, बंगाल में चुनावों से पहले हिंसा की तस्वीर हो या डिस्टर्बेंस की जो तस्वीर मिल रही है, फायदा तो इसका बीजेपी को मिल रहा है और बीजेपी चाहती है कि ऐसा होता रहे वहां पर। मीनाक्षी जी, कौन चाहता है कि अपना कार्यकर्ता की हत्या हो जाए और उसका चुनावी फायदा हो? इस तरह की कोई राजनीति करता है क्या? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण आरोप है। कोई नहीं चाहता है कि अपने कार्यकर्ता की जो है वो हत्या होते हुए देखे। हम तो संगठन कैडर बेस्ड पार्टी हैं। हमारे लिए तो कार्यकर्ता हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है हमारे संगठन की। और रही बात जिस ढंग से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, अभी जो मनोजीत जी कह रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा साहब के काफिले पर जिस ढंग से वहां हमला हुआ, क्या वो वहां की कानून व्यवस्था के यानी ध्वस्त कानून व्यवस्था का परिचायक नहीं है? क्या वहां अराजकता की स्थिति जो है उसका परिचायक नहीं है? डीजीपी ने और इन्होंने लेटर लिख दिया कि हमने जो है इतने पुलिस लगाए, इतने अधिकारी लगाए, हमने फलाना ये किया, तो फिर साहब ये हमला कैसे हो गया? ये बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर से किसी के लोग जो मार रहे थे, जगह जगह जो भीड़ खड़ी जो इस तरह का हंगामा कर रही थी, तो नहीं, लेकिन फिर अगर आपके ही लोग जो हैं, आपके ही नेता, अगर वो भी उसी तरह की भाषा बोलने लगेंगे के शर्मा जी, तो फिर फर्क क्या रह गया? जिस बात की आप शिकायत कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि स्टेटमेंट शोले का डायलॉग सुनाया जा रहा था, बदला लेंगे, फेसबुक पे पोस्ट किए जा रहे हैं, कैसे बदला लेंगे? आप एक चीज बताइए, अभी अभी आपने ममता जी का बयान सुना है ना कि एक एक इंच का बदला लूंगी। ये कोई मुख्यमंत्री की भाषा होती है क्या कि एक एक इंच का बदला लूंगी? मैं किससे बदला लेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो इन्होंने कहा कि डीजीपी ने लेटर लिख दिया, इतने पुलिस इतने लगाए, और यदि गृह मंत्रालय जो है बुला के उनसे बात करना चाहता है वहां की कानून व्यवस्था के विषय में, जो कि सारे वीडियो फुटेज में चल रहे हैं, सारे टीवी में चल रहे हैं कि वहां पर कैसी क्या परिस्थिति है, तो वो आने से भी मना करें। अरे जनाब, ठीक है, बीजेपी नहीं बुला रही है डीजीपी को। ममता बनर्जी को क्या डर लग रहा है 10 साल में पहली बार कि अब सरकार जाने का खतरा है? ये बौखलाहट क्यों है? देखिए, ममता दी के पास जो नैरेटिव है, इसका उत्तर बीजेपी के पास नहीं है। प्रॉब्लम इसी जगह पे है। जिस तरह से विकास हुई है इस बंगाल में पिछले 7-8 सालों में, इसका फल तो दिख रहा है ना। 2016 में भी लोग ये कह रहे थे, जब लेफ्ट वाम और कांग्रेस एक साथ आगे थे, तब भी ये कहा जा रहा था कि दीदी का अभी जाने का टाइम हो गया है। दीदी के पास जनता है, दीदी के साथ है, ये हम मानते हैं। देखिए, बीजेपी जो भड़का वाले भाषण नहीं, लेकिन आपके तो अपने विधायक और नेता आपसे नाराज है, बड़े नेता नाराज है। मेरे को
देखिए इतने बड़े दल में जहाँ पर आपके पास करीब करीब 220 के ज्यादा विधायक है, 2-3 जाएंगे तो क्या होगा? इन लोगों के पास अभी और काब जा रहे। इलेक्शन के पहले 2-3 महीने पहले इनको लगा कि अभी ये सेटिस्फाइड नहीं है, इनका अभी ठीक से सम्मान किया गया ना है। मैं इसे और स्पेसिफिक कर देती हूँ आपके लिए। प्रशांत किशोर की जिस तरह से एंट्री हुई है पार्टी में, उन्हें लेकर एक जबरदस्त नाराजगी है। आपके ही अपने विधायक हैं और हालात तो ये है कि सार्वजनिक मंच पर ये नाराजगी जाहिर हो रही है। मुर्शिदाबाद से टीएमसी विधायक नियामत शेख ने पब्लिक रैली में प्रशांत किशोर का खुलेआम विरोध कर दिया और कहा कि क्या वो हमें राजनीति समझाएंगे। कूच बिहार से विधायक हैं आपके मिहिर गोस्वामी, उन्होंने भी आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए हैं। बैरकपुर विधानसभा से आपके विधायक हैं शीलभद्र दत्ता, उन्होंने भी लगभग ऐसी ही बात की और वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर से हम राजनीति सीखेंगे तो फिर हमारा पॉलिटिकल करियर कहाँ गया। हावड़ा के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस विधायक जोटू लाहड़ी, ये भी प्रशांत किशोर के रवैये पर बागी तेवर अपना रहे हैं। कैसे इस अंदरूनी बगावत का समाधान निकालेंगे? बीजेपी से कैसे लड़ेंगे अगर अंदर खाने इस लेवल की लड़ाई चल रही है तो? 220 से अभी 4-5 लोगों के नाम जिक्र किए और उन लोगों का अभी जाना है। प्रशांत किशोर भी तो 1 साल से ज्यादा यहाँ पर है, तब तो उन लोगों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। अभी 4-5 महीने पहले अगर ये हो सकता है भी उन लोगों ने ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि उनको जाना है किसी दूसरे चीज के लिए, तो जाइए। विल से गुड रिडनेस टू ऑल ऑफ देम। इनको जाना चाहिए तो जाना, कचरा साफ हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बात यह है, इलेक्शन बंगाल में लड़ा जाता है टीएमसी के तरफ से। ममता दी जो कहती है उसी पर होगा। ममता दी हर जगह पे उनका ही चेहरा होगा, ये हम सबको पता है। लेकिन इलेक्शन हो यहाँ की विकास के आधार पर। अभी देखिए जो यहाँ पर ममता बनर्जी अगर प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी की सुन रही हैं तो नाराजगी इसी बात को लेकर है ना पार्टी के भीतर। ये कार्यकर्ता कैसे सुनेगा आपकी बात? नहीं, प्रशांत किशोर एक प्रोफेशनल है, उनको हायर किया गया है कुछ काम के लिए। और अभी ये बंगाल में पहले बार नहीं है, हर जगह में होते हैं। नरेंद्र मोदी साहब के साथ भी वो काम किए थे, तब तो आप ही ने उनको हीरो बनाया दिया था ना। ये आप लोगों का भी प्रॉब्लम है। के शर्मा जी वो तो कह रहे हैं ममता बनर्जी हमारे पास सबसे बड़ा और विश्वसनीय चेहरा है, उनका कोई तोड़ नहीं है आपके पास, इसलिए आप लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं बंगाल में। इस तरह के जो मामले आप कह रहे हो, उनके पास गुंडे लोग। मीनाक्षी जी, अभी मनोजीत जी को थोड़ा बोलिए। के शर्मा, मैं जवाब देता हूँ। देखिए अभी आपने इनका यदि पूरा अभी बयान सुने तो इनकी मानसिकता आपको समझ में आ जाएगी। जो भी विधायक इनके यहाँ विरोध करके जा रहे हैं उनको ये कह रहे हैं कचरा है। 5 साल वो इनके विधायक थे, आज इनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो उनको ये कचरा बता रहे हैं। ये मानसिकता है इनकी अपने विधायक के प्रति, जनप्रतिनिधि के प्रति। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी कहेंगी बस वही है। यही तो हम कह रहे हैं, हमारी लड़ाई आपसे यही है। आपकी तानाशाही, आपकी परिवारवाद, आपका वंशवाद, आपका तुष्टीकरण, इसके विरुद्ध हमारे विकासवाद की लड़ाई। और इन्होंने साबित कर दिया अभी ये कह के। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तानाशाही की मानसिकता है ममता बनर्जी की वहां पर, और जिस ढंग से जो है परिवारवाद को चलाए हुए हैं, जिसका विरोध उनके लोग कर रहे हैं, और ममता बनर्जी के बराबर का नेता आपके पास कौन सा है? नहीं, ममता बनर्जी के चेहरे से कंपीट कर सके ऐसा कौन सा चेहरा है के शर्मा जी पश्चिम बंगाल में आपका? आप तो उन्हीं की पार्टी से तोड़ के ला रहे हैं ना लोगों को अपने पास। सुन लीजिए, मैं एक चीज बताता हूं आपके पास। हमारे पास हर बूथ में एक कार्यकर्ता ऐसा है जो इनसे टक्कर देने की स्थिति पर है। और आप हमको ये ना बताएं, देश भर में हम कई जगह जो है चुनाव लड़ते हैं और फिर अपना जो है मुख्यमंत्री तय करते हैं। यही स्थिति आप हमसे त्रिपुरा में पूछी थी उस समय। हम 2/3 मेजॉरिटी से जीत कर आए त्रिपुरा को। हम आसाम के अंदर जीत कर आए। आप बताइए कहीं कोई हिंसा हुई, कहीं कुछ हुआ? और भी आज 2/3 मेजॉरिटी। मनोजीत मंडल, जितेंद्र तिवारी मंत्री हैं आपके, चिट्ठी उनकी लीक है, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। और उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा है लाइन वाइज लाइन, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें जा रही है ममता बनर्जी मनाने के लिए। ये बड़ा सवाल है। लगातार आरोप लगते रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर कि वो केंद्र की योजनाएं राजनीति के तहत जमीन पर लागू नहीं होने देती हैं। विरोध का स्तर यह है कि इस देश के संघीय ढांचे को आप रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो कैसे आप इस पर जनता को कन्विंस करेंगे? संघीय ढांचा और डिबेट क्या होती है आप तो अभी देख रहे हैं ना। उनको आप इतना टाइम दे रहे हो, मेरे को आप 30 सेकंड भी नहीं दे रहे हो। तो इस तरह से ममता दी को भी कर्नर किया गया ना। अभी देखिए, अभी साहब आ गया। अभी सुबह चिल्लाना नहीं आता है।
सुबह सुबह हम चिल्लाएंगे नहीं। इसी तरह नहीं इसी तरह से देखिए इसी तरह से इन लोग चिल्लाते हैं ना। अरे स्टूडियो में जब आप इतना हल्ला मचाते हो तो आप रास्ते में क्या करते हो समझ सकते हैं। आपका जो चीफ है क्या नाम है, दिलीप घोष हर रोज लोगों को मारने की धमकियां देते हैं। हर रोज बोलते हैं 2 को मारेंगे, 4 को मारेंगे, और ये लगातार पिछले 3-4 सालों से हो रहे हैं। मैडम जी, ममता दी के साथ सेंटर से जिस तरह का बर्ताव किया गया है 3-4 सालों से, जब से वो मोदी जी को टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे तब से उनके पीछे लगे। आप पैंडेमिक के साथ टाइम देख लीजिए, बिन बुलाए लोगों को भेज दिया गया अप्रैल के महीने में। अभी क्या हो गया, जब पैंडेमिक सबसे ज्यादा हो गया तब तो ये टीम नहीं थे। इसी तरह का बायास ये लोग दिखाते हैं। हर जगह ममता दी को टारगेट किया। ये सिस्टमेटिक टारगेट जब हम जिसको कहते हैं, ये ममता दी को किया गया है क्योंकि ममता दी चुनौती दे सकते हैं। जो पश्चिम बंगाल का किला है, ममता बनर्जी जहां की सबसे मजबूत नेता हैं, उस पर सेंध लगाने के लिए अलग अलग फोर्सेस जो है वो दिखाई दे रही हैं। अब तो असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतर रहे हैं और उन्होंने तो कह दिया कि हम 33 में से 32 जिलों में तो अपनी यूनिट स्थापित कर दी है। कल के उनकी पार्टी के नेता का स्टेटमेंट है। दीजिए ना। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो आपका एक कोर वोट बैंक है, जिसकी राजनीति और तुष्टिकरण के आरोप भी आपके ऊपर लगे, वहां पर भी सेंध लगाने वाले आ गए हैं। फायदा किसको मिलेगा ये पता है? कैसे निपटेंगे इस चुनौती से? आपके सेंटर के पास सेंटर क्या कर रही है? सेंटर का जो पावर वो अब्यूज कर रही है। ये जो पावर जो जिन लोगों को बुलाया गया आईपीएस लोगों को, ये पावर सेंटर के पास है, ये मानते हैं हम, लेकिन इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? ये अब्यूज ऑफ पावर। नहीं, वैसे साहब अगर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव तो कोई भी कहीं भी लड़ सकता है ना। इलेक्शन के टाइम तो सीआरपीएफ होगा ना। इलेक्शन के वो तो सेंटर का ही फोर्सेस होते हैं, हम सबको पता है। सवाल पूछा, और इलेक्शन और मैडम जी सुनिए, इलेक्शन पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए और बिहार में उन्होंने जो कामयाबी हासिल की वो भी आपने देखी होगी। दूल्हा हुआ नहीं है। ठीक है, के शर्मा जी पावर अब्यूज का एक आरोप लगा रहे हैं, फटाफट आप इस पर रिस्पॉन्ड करिए, फिर ब्रेक का समय हो रहा है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, आप मनोजीत मंडल जी इस समय जो है कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी धुला हुआ नहीं है। मतलब अभी इनको इलेक्शन कमीशन पे भी विश्वास नहीं है, यानी उस पे भी इनको विश्वास नहीं। इसलिए क्योंकि हार इनको साफ दिख रही है। मीनाक्षी जी, मैं केवल आपको ध्यान दिला दूं कि हमारे और इनके बीच में सिर्फ जो है 3% का अंतर है। ये 40% वोट बैंक इनके पास लोकसभा में था और हमारे पास 40%, और इनको पता है कि हम 3% जो है किस तरह क्रॉस करके 50% तक हम पहुंच जाएंगे। सवाल लेकिन ये बना हुआ है कि अगर 6 महीने पहले चुनाव से अगर ये स्थिति जमीन पर दिखाई देती है तो ये कहां पर जाकर हालात थमेंगे, क्योंकि ये युद्ध से कम हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं जहां पर इस तरह से खून बह रहा है जमीन पर, कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और दोनों ही दल बयान तो दे रहे हैं लेकिन फर्क जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। वक्त एक ब्रेक का है। आपका चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।